तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू पजेस। मतलब कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें आपके पास राइट टू पजेस है, राइट टू यूज है, राइट टू एलिएनेट है और राइट टू एक्सक्लूड अदर्स है। ये 4 राइट है। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि सेल इज कंप्लीट व्हेन प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेल कब कंप्लीट होती है? जब प्रॉपर्टी किसके पास से किसके पास ट्रांसफर हो जाती है? सेलर के पास से बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर है बात? तो देखिए, ये जो 4 राइट की बात यहाँ पे की जा रही है वो 4 राइट क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये घर है, ठीक, ये घर किसका है? ये घर है मिस्टर ए का। ठीक, मिस्टर ए का ये घर है और मिस्टर ए के पास क्या क्या राइट है? एक तो इसकी पोजेशन का राइट है, ठीक, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं राइट टू पजेस। बात समझ में आ गई? दूसरा राइट इनके पास क्या है? दूसरा राइट है इनके पास किस चीज का? दूसरा राइट है इनके पास इसे यूज करने का। ठीक है, राइट टू यूज जिसे हम कह रहे हैं। तीसरा राइट है इनके पास इस चीज को एलिएनेट करने का। एलिएनेट करने का माने कि एलिएनेट करने का मतलब कि ये उसे खुद से अलग कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। ठीक है, एलिएनेशन का मतलब होता है खुद से अलग कर देना, ठीक है, बेच देना या किसी भी तरीके से एलिएनेट कर देना। और चौथा है राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। राइट टू एक्सक्लूड अदर्स का मतलब क्या होता है कि अपनी प्रॉपर्टी से आप किसी दूसरे आदमी को जिसका उस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, अगर एक इस घर के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जो कह रहा है कि ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, तो उसका मतलब क्या है? ही इज एक्सक्लूडिंग अदर्स। ठीक है, ही इज एक्सक्लूडिंग अदर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये 4 तरीके के राइट होते हैं। उसके बाद हमने किस बारे में बात करी? उसके बारे में हमने बात करी कि सेल कब कंप्लीट होती है। सेल तब कंप्लीट होती है जब प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर कर दी जाती है। क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक, चलिए फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि ए सोल्ड हिज कार टू बी। ए ने अपनी कार किसको बेची? बी को बेची। बी ने रिक्वेस्ट किया ए को कि मेरी कार को आप अपने पास अपनी केयर में रखिए। ठीक है, किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे। कितने दिनों के लिए? 1 मंथ के लिए। ए एग्री हो गया। ठीक है, ए ने अपनी कार बी को बेची और बी ने रिक्वेस्ट किया ए से कि आप मेरी कार को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए, मेरी बिहाफ पे उसका ख्याल रखिएगा। और बी ए उस बात के लिए एग्री हो गया। तो अब ये बात हमसे पूछी जा रही है कि क्या सेल कंप्लीट हुई है? सेल कंप्लीट नहीं हुई है। सेल विल बी कंप्लीटेड वेल बी कीप्स द कार इन हिज ओन केयर। कि भाई सेल तब कंप्लीट होगी जब बी की कार उसके ओन केयर में रहेगी। और चौथा बोल रहा है सेल विल बी ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन बोल रहा है सेल कंप्लीट हो गई है। दूसरा बोल रहा है सेल कंप्लीट नहीं हुई है। तीसरा बोल रहा है आपका कि सेल कब कंप्लीट होगी? जब बी अपनी खुद की केयर में उस प्रॉपर्टी को रखेगा। और चौथा कह रहा है आपसे कि सेल कब कंप्लीट हो जाएगी? ऑटोमेटिकली जबकि पहला मंथ एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आप इसको एक बार समझिए, कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पे सेल जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर के पास तब क्या होती है? सेल कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो ये ट्रांसफर की बात हो रही है ना, यहाँ पे जो ट्रांसफर की बात हो रही है वो फिजिकल ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है, बल्कि वो बात हो रही है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की। किसकी? ओनरशिप के ट्रांसफर की। और ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है, इन्हें अपनी कार बेच दी है, तो वो बात हो रही है ओनरशिप की। वो बात अलग है कि ओनरशिप बी के पास है, लेकिन ये जो फिजिकल पोजीशन की हम बात करते हैं वो 1 महीने के लिए किसके पास है? ए के पास है। तो वो ए के पास भले ही पोजीशन है लेकिन ओनरशिप का ट्रांसफर हो चुका है। ठीक, प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड।
बात समझ में आ गई? तो सेल कंप्लीट हो चुकी है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या कहता है कि इन दिस केस द सेल ऑफ कार इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट एज द प्रॉपर्टी राइट ऑफ ओनिंग द कार इज ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी। ठीक, जो प्रॉपर्टी राइट है कार को ओन करने के, वो क्या हुए हैं, वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं ए को बी से। ठीक है, ऑन बीज रिक्वेस्ट, और बी के रिक्वेस्ट पे जो पोजीशन है वो 1 महीने बाद ट्रांसफर होगा, लेकिन जो एक्चुअल सेल है वो क्या हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, लॉ की नजरों में। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन हु इज यूजुअली मैड, एक ऐसा आदमी जो अधिकतर पागल रहता है, मैड रहता है, दिमाग उसका संतुलित नहीं रहता है, बट ओकेजनली नॉट बिट, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग संतुलित रहता है, कभी कभी वो मैड नहीं होता है। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज नॉट मेड। ठीक है, तो वो कब एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, जब जिस टाइम पे वो मैड ना हो। जिस टाइम पे वो मैड नहीं है उस टाइम पे अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ठीक, नाउ ए जनरली रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मैडनेस एंड रियरली बिकम्स केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ए नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है, वो कभी कभी, ठीक, बहुत रेयरली 24 घंटे में से 1 मिनट के लिए उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो चीजों को समझना शुरू कर देता है, लेकिन बाकी पूरे टाइम वो कैसा रहता है, बाकी पूरे टाइम वो मैड रहता है। कैसा रहता है? मैड रहता है, पागल रहता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैडनेस में रहता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ए कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है या नहीं। पहला ऑप्शन बोल रहा है ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल बना सकता है। दूसरा बोल रहा है नहीं बना सकता, नेवर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। सी बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जब भी उसका मन करे। और डी बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है अपने बेनिफिट के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये बात तो हो नहीं रही है कि एक मैड आदमी किसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, किसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर कोई इंसान यूजुअली मैड होता है, लेकिन अगर वो ओकेजन्स पे, ओकेजनली वो कैसा होता है, वो मैड नहीं होता है, वो इस केपेबल होता है कि वो चीज़ों को समझ सके, वो क्या बातें हो रही हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इन चीज़ों को समझ सके, तो वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा जो बेनिफिट की बात कर रहा है। सी जो कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है जब उसका मन हो तब, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में वो सिर्फ कब आ सकता है, तब आ सकता है जब वो स्टेट ऑफ मैडनेस में ना हो। बी कह रहा है ए कैन नेवर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बी कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस वक्त जो रेयर केसेस हैं, ठीक है, जिन भी रेयर केसेस में ए मैडनेस के अंडर कंट्रोल में नहीं रहता, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बेसिकली ही कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। बात क्लियर है? चलिए, तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज नॉट मैड। ए एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जब वो मैड नहीं है, थ्रो दो इट इज ओकेजनली एज ए इज अनयूजुअली मैड। लेकिन ओकेजनली क्या होता है, ए जो है वो अनयूजुअली मैड होता है। ठीक है, ठीक, ओकेजनली ही इज नॉट मैड एंड यूजुअली ही इज मैड। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कब बना सकता है, जब वो मैड नहीं है। ठीक, बट वेन एवर ही इज मेंटली साउंड देन ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब वो मेंटली साउंड होगा तब तक वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट कैन बी एनफोर्स्ड ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। देखिए, हमने जब कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पढ़ी थी तो हमने बात किया था कि कुछ क्या होते हैं, कुछ विशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? विशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं।
वो विशिएटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फ्रॉड, दूसरा होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना, तीसरा होता है अनडू इन्फ्लुएंस, चौथा होता है कोअर्जन, है ना, और पांचवा क्या होता है? मिस्टेक। तो मिस्टेक की जब हम बात करते हैं तो मिस्टेक के टाइम पे कोई भी मिस्टेक से बना हुआ कोई भी जो एग्रीमेंट है वो कैसा होता है? वो होता है आपका वॉइड, है ना। और ये चारों एग्रीमेंट कैसे होते हैं आपके? वॉइडेबल। कैसे होते हैं? वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब कि जिस भी इंसान की जो कंसेंट है वो इन चार तरीकों से ली गई है तो उस इंसान पे डिपेंड करेगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो देखिए ये चार चीजें पांच चीजें होती हैं, ठीक। तो हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि एक एग्रीमेंट जिसमें फ्री कंसेंट नहीं है कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, ठीक। तो अ कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनडू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन एंड मिस्टेक। पांच चीजें हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, A obtains the consent of B to enter into an agreement by putting a gun on the head of B's girlfriend. A क्या बोलता है B से कि तू इस एग्रीमेंट में एंटर हो जा, वो मना करता है तो वो क्या करता है कि वो अपने गन उसकी गर्लफ्रेंड की खोपड़ी पे रखता है और कहता है अब तो बच्चू तुझे एंटर होना ही पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से वो उसे डराता है। तो ये क्या हुआ? ये कोअर्जन हुआ कि ही इज आइदर डूइंग और थ्रेटनिंग टू डू एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, ठीक। यही कोअर्जन होता है, बिल्कुल यही होता है। तो वो क्या करता है? वो बोलता है कि भाई आप जो है अब ऐसी ऐसी बात है, ठीक। चलिए तो ये बात समझ में हमें आ गई, ठीक। चलिए तो यहाँ पे इसने क्या किया? कोअर्जन से उसने उसकी कंसेंट ले ली, ठीक है। तो वो एंटर हो गया। अब बी को कोअर्स किया गया तो किसके पार्ट पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल हो गया? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया बी के पार्ट पे। अब बी चाहे तो उस एग्रीमेंट को खत्म कर दे, बी चाहे तो उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर ले। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बी कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट, दूसरा बोल रहा है बी कैन नॉट एनफोर्स द एग्रीमेंट, तीसरा बोल रहा है ए कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट और चौथा बोल रहा है नाइदर ए नॉर बी कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट, ठीक। एक कह रहा है कि ए एनफोर्स कर सकता है और एक कह रहा है कि दोनों ही एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इतना तो हमें पता है कि अगर कोई करता है या नहीं करता है तो वो तो बी है, ए तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ए वाले तो दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम इतना जानते हैं कि हमारे ये जो चार विशिएटिंग फैक्टर्स हैं इनसे अगर आपकी मिस्टेक इनसे अगर आपकी कंसेंट ऑब्टेन की जाती है तो इनमें क्या होता है? जो आपका कंसेंट होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है? वॉइडेबल होता है। किसके ऑप्शन पे? उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली जाती है। यहाँ पे किसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है? बी की। तो किसके ऑप्शन पे होगा? बी के ऑप्शन पे। तो क्या बी एनफोर्स करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? कि भाई ए हो गया। क्या बोल रहा है ऑप्शन? बी कैन एनफोर्स दी एग्रीमेंट। समझ में आ गई बात? सोल्यूशन क्या बोल रहा है? इन दिस केस द कंसेंट ऑफ बी वाज एक्सट्रैक्टेड बाय पुटिंग अ गन ऑन द हेड ऑफ बीज गर्लफ्रेंड, ठीक है। उसकी कंसेंट कैसे एक्सट्रैक्ट की गई? बी की गर्लफ्रेंड की खोपड़िया पे, बी की गर्लफ्रेंड के सर पे बंदूक रख करके उसकी कंसेंट एक्सट्रैक्ट की गई। सो बी हैज द ऑप्शन ऑफ एनफोर्सिंग द एग्रीमेंट एज हिज कंसेंट वाज नॉट फ्री। तो बी के पास ऑप्शन है कि वो उस एग्रीमेंट को एनफोर्स ना कराए या कराए। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंसेंट है वो कैसे ऑब्टेन की गई थी? उसकी कंसेंट ऑब्टेन की गई थी भाई और बहनों, कैसे ऑब्टेन की गई थी? जल्दी से बताइए। कोअर्जन से ऑब्टेन की गई थी, ठीक। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आया है ना। क्वेश्चन तो छोटा सा ही है लेकिन थोड़ा तो बड़ा लगा। अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि बिल्कुल मतलब 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हो गए, पता ही नहीं चला हमें, है ना। देखिए नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द डिसीजन ऑफ द अदर पार्टी। जब
जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज है उनमें से एक पार्टी ऐसी है जो क्या कर सकती है, दूसरे पार्टी के डिसीजन को डोमिनेट कर सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट डिसीजन ऑफ द अदर पार्टी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होगा, उस पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होगा जो ऐसी पोजीशन में था कि वो दूसरी पार्टी के क्या कर रहा था, दूसरी पार्टी के क्या कर रहा था, जल्दी बताइए, दूसरी पार्टी के डिसीजन को डोमिनेट कर रहा था। क्या कर रहा था, दूसरी पार्टी के डिसीजन को वो डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, तो जो भी इंसान उस पर्टिकुलर आदमी की विल को डोमिनेट कर रहा था, डिसीजन को डोमिनेट कर रहा था, वो क्या होगा, उसके ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। बिल्कुल। फैक्ट्स देखिए, अ डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, डॉक्टर ने अपने पेशेंट को कहा कि तुम 10 लाख रुपए की पेमेंट करो। किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए, अपने बुखार फीवर के ट्रीटमेंट के लिए। द पेशेंट पेड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख। पेशेंट ने 5 लाख रुपए पे कर दिए और प्रॉमिस किया कि रिमेनिंग अमाउंट में ट्रीटमेंट के बाद पे कर दूंगा। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद द पेशेंट रिकवर्ड, पेशेंट जो है फीवर से रिकवर हो गया। द डॉक्टर डिमांडेड द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम द पेशेंट। और डॉक्टर ने वो पेशेंट से रिमेनिंग अमाउंट मांगा। पेशेंट ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, भाई मैं नहीं कर रहा पे। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द डॉक्टर, द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो पेशेंट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो पेशेंट है वो किसी और डॉक्टर के पास भी जा सकता था ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अगर उसे ऐसा लग रहा था कि भाई 10 लाख रुपए ज्यादा हैं, उसने, डॉक्टर साहब ने जब उससे बोला कि भाई 10 लाख रुपए लगेंगे तुम्हारी बुखार उतारने में, ऐसी कौन सी बुखार चढ़ी थी उसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि 10 लाख रुपए लगेंगे तुम्हारी बुखार उतारने में, और उसने क्या बोला, हाँ हाँ डॉक्टर साहब ये रखो 5 लाख, और 5 लाख बुखार उतरने के बाद ले लेना। ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो जब आप ये बात अपने डॉक्टर से कह रहे हैं, उसके बाद जब आपने ये कह दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए यहां पे क्या होगा कि यहां पे पेशेंट के अगेंस्ट वो चीज एनफोर्सेबल होगी। क्यों, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो अपना काम कर दिया है। ठीक है ना, ठीक, चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द डॉक्टर। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर के अगेंस्ट कैसे एनफोर्सेबल होगा, डॉक्टर तो ऑलरेडी अपना परफॉर्म कर चुका है। कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट, बिल्कुल पेशेंट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, ये बात गलत है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट, नो, द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट because the contract is enforceable against the patient. The patient could have gone to another doctor for treatment if the cost of treatment was not agreeable to him. As per the principle, the contract is enforceable only at the option of the party who is in a position to dominate the decision of the other party. ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल के हिसाब से हम देख रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होगा, उसी पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होगा जो दूसरे की विल को डोमिनेट करने के ऑप्शन में है, डिसीजन को, है ना। और यहाँ पे वो कौन है, यहाँ पे डॉक्टर साहब है, तो किसके साइड से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा, डॉक्टर साहब के साइड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्या कह रहा है इसका प्रिंसिपल कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ वन पर्सन, जब किसी एक पर्सन के डिजायर पे एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा आदमी, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो कुछ कर चुका है या कुछ करने से खुद को रोक चुका है। ठीक, समझ में आ गई बात, या तो कुछ कर चुका है या कुछ करने से खुद को रोक चुका है। ठीक, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ठीक है ना, तो ऐसा
एक्ट, ऐसी एब्स्टिनेंस या फिर ऐसा कोई प्रॉमिस क्या होता है, एक प्रॉमिस का कंसिडरेशन कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें किस चीज की डेफिनेशन दी है, पूरी डेफिनेशन तो नहीं दी है पर बात की गई है यहाँ पे कंसिडरेशन की, ठीक है, कि जब किसी एक पर्सन के डिजायर पे कोई दूसरा पर्सन कुछ काम करता है या कुछ काम करने से खुद को रोकता है या कुछ करने का प्रॉमिस करता है या कुछ करने से रुकने का प्रॉमिस करता है, तो ऐसा एक्ट, ऐसा एब्स्टिनेंस या ऐसा प्रॉमिस क्या होता है, एक इंसान से किए गए प्रॉमिस के लिए उसकी कंसिडरेशन होती है। ठीक है, बिल्कुल ये बात हम समझ गए। तो फैक्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स द अंकल ऑफ वाई, एक्स क्या है, अंकल है वाई के, मेड अ प्रॉमिस टू हिम to pay him an amount of rupees 1 lakh as reward if Y quits smoking and drinking within 1 year। तो क्या करते हैं, वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि भाई अगर तुमने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की गंदी आदतें 1 साल के अंदर अंदर छोड़ दी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। कितना इनाम दूंगा, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। Y quits smoking and drinking within 6 months, और Y क्या करता है, 6 महीनों के अंदर अंदर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की गंदी आदतें छोड़ देता है। क्या कर देता है, गंदी आदतें छोड़ देता है। चलिए, तो अब यहां पे पूछा जा रहा है कि कंसिडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ एक्स, कंसिडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ वाई एंड नो कंसिडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ वाई एंड क्विटिंग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन। ठीक, तो देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे Y ने, ठीक, Y ने क्या किया, Y ने एक काम किया, ठीक, क्या किया, उसने क्विट किया स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को, क्विट किया उसने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को, वो उसका एक्ट है, या फिर आप उसकी एब्स्टिनेंस भी बोल दीजिए कि उसने स्मोकिंग ड्रिंकिंग करनी बंद कर दी, तो उसने एक एक्ट बोल ली, एक्ट की तरह देखा जाए, एब्स्टिनेंस की तरह देखा जाए, उसने किया, ठीक है ना, किसके कहने पे, किसके डिजायर पे, अपने अंकल के डिजायर पे। ठीक, तो अब अंकल को भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वाई की जो कंसिडरेशन थी कि उसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग क्विट करनी है वो उसने पूरी कर दी है, तो अब एक्स को अपनी 1 लाख रुपए देने की कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन में जो 1 लाख रुपए उन्हें रिटर्न में देने थे वो देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वाई के साइड से कंसिडरेशन मूव हो चुकी है, ठीक है, एक्स के लिए, है ना, हो चुकी है ना। क्यों, क्योंकि उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, अब आपकी बारी है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कंसिडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ टी। ये जो आपका डी ऑप्शन बोल रहा है कि भाई क्विटिंग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कैन नॉट बी ए कंसिडरेशन, भाई कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है, पार्टी जिस चीज पे एग्री करे। नो कंसिडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ वाई, नो कंसिडरेशन हैज मूव्ड, और एक्स की तरफ से तो कंसिडरेशन कब मूव होगी, जब वो 1 लाख रुपए अपने भांजे भतीजे चाचा जो भी हैं, वो उसके अंकल हैं, चाचा हैं, भांजे, उसका जो भतीजा लगा, भांजा जो भी लगा, रिश्तेदारियों में हमें नहीं पढ़ना है, उसे तो 1 लाख रुपए से मतलब है। बस भाई को ये कहिए कि वो 1 लाख रुपए मिलने के बाद स्मोकिंग ड्रिंकिंग फिर से शुरू ना कर देगी, वो इसी चक्कर में होगी 6 महीने ना पीऊँ और फिर अंकल से 1 लाख रुपए लूंगा, फिर महंगी महंगी पीऊंगा, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए कलयुग है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, सोल्यूशन भी क्या बोल रहा है कि द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस हैज मूव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ वाई, जो कंसिडरेशन है प्रॉमिस की वो किसके साइड से मूव कर चुकी है, वो वाई के साइड से मूव कर चुकी है, क्योंकि उसने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग 6 महीने के अंदर अंदर छोड़ दी है। ठीक है, और वो एक वैल्यूएबल एक्शन होगा किसकी आइज में, लॉ की आइज में भी वो एक वैल्यूएबल एक्शन होगा, किसकी आइज में, लॉ की आइज में भी वो एक वैल्यूएबल ऑप्शन माना जाएगा। ठीक, बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए, तो इस तरीके से देखिए चीजों को जब भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है, सबसे पहले हमें हमारा प्रिंसिपल समझने की जरूरत है। ठीक है, कि हमारे प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है। और जब हम अपने प्रिंसिपल को पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो हमें करना तो कुछ है ही नहीं, हमें उस प्रिंसिपल को सिर्फ और सिर्फ इन फैक्ट्स पे अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। आंसर तो तुरंत निकलेगा, समझ रहे हैं बात को, आंसर तुरंत निकल के आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रिंसिपल को इन फैक्ट्स पे केवल अप्लाई करना है। ठीक, क्योंकि देखिए कभी भी अगर कोई कंफ्यूजन वाली चीज होगी, किनसी कंफ्यूजिंग चीज होगी, तो वो कंफ्यूजिंग चीज पता क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपका
क्या हो सकती है कंफ्यूजिंग? कंफ्यूजिंग चीज सिर्फ आपका प्रिंसिपल होता है। फैक्ट जो होते हैं ना वो अधिकतर कैसे होते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड। फैक्ट जो होते हैं वो अधिकतर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक। वो सीधी सीधे बातें करते हैं कि भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स होते हैं, कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आइडिया होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को समझना है, हमें समझना है किस चीज़ को, हमें समझना है हमारे प्रिंसिपल को, ठीक है। प्रिंसिपल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें होनी चाहिए, ठीक। और अगर प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग हमें है तो फिर हम क्या करेंगे, हम जंग जीत लेंगे। किसके लिए? किसके अगेंस्ट? क्वेश्चन के अगेंस्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं है? चलिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस बारे में? क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे अगली बार आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्या सीखना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है? देखिए, क्लैट वाले समझते हैं बुद्धू। क्यों समझते हैं हमें बुद्धू? या हमें बुद्धू इसलिए समझते हैं क्योंकि इतने सरल सरल क्वेश्चंस दे देते हैं कि आप तो बोलेंगे अरे सर ये पेपर आता तो मैं नलसार जाता, मैं तो सर एनालिस्ट जाती, मैं तो सर वहाँ जाता, मैं वहाँ जाती। तो इतने सरल ये क्वेश्चंस हमें दे देते हैं। लेकिन अब क्लैट वाले भी समझ गए हैं कि आप बहुत होशियार हैं, तो क्लैट ने भी अपना कंसेप्ट थोड़ा चेंज किया है, अपना पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, कुछ क्वेश्चंस वो अच्छे अच्छे पूछने लगा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जो कि बात कर रहा है किस बारे में, कि लॉ नेवर एनफोर्सेस एन इम्पॉसिबल प्रॉमिस, ठीक है। लॉ क्या नहीं करता है, एक इम्पॉसिबल प्रॉमिस को कभी भी एनफोर्स नहीं करता है। अब इम्पॉसिबल प्रॉमिस कैसे होते हैं, ठीक है। जब इम्पॉसिबल प्रॉमिस ऐसे होते हैं, जब वो आप सुनेंगे तो आप ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। मान लीजिए राजू की गर्लफ्रेंड है राधा, राजू की गर्लफ्रेंड है राधा, और राजू राधा से बोलता है एक चांदनी रात में चांद के नीचे बैठा हुआ कि हे राधे, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँगा, चांद, और चांद के साथ 12 सितारे तोड़ करके लाऊंगा। राधे कहती हैं कि वाह राजू, तुमसे ज़्यादा प्यार तो मुझे कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसी बात दोनों के बीच में चलती है, और जब राजू चांद सितारे नहीं तोड़ करके ला पाता है तो सुबह सुबह राधे तैयार होती हैं, लाली लिपस्टिक लगाती हैं, और कहाँ पहुँच जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुँच जाती हैं। कहाँ पहुँच जाती हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुँच जाती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा कर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे न्यायाधीश, ये जो मेरा राजू है इसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। हम दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर हुए थे कि अगर राजू मुझे चांद और सितारे ला करके देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। अब मैंने शादी तो इससे कर ली है, पर ये मुझे चांद और सितारे ला करके नहीं दे रहा है। तो सीजेएम साहब क्या कहेंगे? सीजेएम साहब कहेंगे राधा को कि हे राधे, वापस घर जाइए, रोटी सब्जी बनाइए और खाइए। क्यों? क्योंकि ये जो आपको प्रॉमिस उन्होंने किया था ये एक इम्पॉसिबल प्रॉमिस है, और लॉ कभी भी इम्पॉसिबल प्रॉमिस को क्या नहीं करता है, एनफोर्स नहीं करता है। बात समझ में आ गई? ठीक। तो यहाँ पे जो फैक्ट है उसमें ए क्या कर रहा है, बी को प्रॉमिस कर रहा है और बोल रहा है कि मैं ट्रेजर डिस्कवर करूंगा मैजिक से। ट्रेजर यानी कि, ट्रेजर यानी कि क्या? ट्रेजर यानी कि खजाना। बोल रहा है कि मैं खजाना डिस्कवर करूंगा मैजिक से, जादू से। हीरे हीरे होंगे, मोती मोती होंगे, सोना चांदी होगी, और बिल्कुल दोनों भाई की 7 पीढ़ी है ना, 7 जो पीढ़ी होंगी उन्हें क्या नहीं करना पड़ेगा, अर्न करने की जरूरत ही नहीं होगी, घर में इतना पैसा होगा भाई मेरे। बी भी मान जाता है, ठीक। लेकिन लॉ क्या करेगा, ठीक, लॉ क्या करेगा, एनफोर्स करेगा इस प्रॉमिस को, एनफोर्स नहीं करेगा, ठीक है। या फिर ये सिर्फ ए के ऑप्शन पे या बी के ऑप्शन पे एनफोर्स होगा। तो देखिए, जब हम हमारा प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल तो कहता है कि ये कभी भी एनफोर्स नहीं होता है।
तो अगर ये नेवर एनफोर्स वाली चीज है तो किसी के ऑप्शन पे तो हो ही नहीं सकती, तो सी डी एलिमिनेट, और नेवर ऑप्शन वाली है तो हो ही नहीं सकती, तो बात ही खत्म। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि क्या कह रहा है कि लॉ विल नॉट एनफोर्स दिस प्रॉमिस। व्हाई? बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल प्रॉमिस। ठीक, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि एज पर द प्रिंसिपल एन इम्पॉसिबल प्रॉमिस कैन नेवर बी एनफोर्स्ड। हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से एक ऐसा प्रॉमिस जो कि इम्पॉसिबल है उसे कभी भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, और ट्रेजर डिस्कवर करना मैजिक से एक इम्पॉसिबल प्रॉमिस है। तो ये जो एग्रीमेंट है वो कैसा है? वो अनएनफोर्सिएबल है। कैसा है वो अनएनफोर्सिएबल है। बात समझ गए? चलिए, तो देखिए यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का प्रिंसिपल कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन हु हैज मेड अ प्रॉमिस टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग does not fulfill his promise, another person becomes entitled to receive from the person who did not fulfill his promise compensation in the form of money। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी को कुछ प्रॉमिस करता है और वो प्रॉमिस अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो जो दूसरा आदमी जिसे वो प्रॉमिस किया गया था वो किस चीज के लिए एंटाइटल हो जाता है? उस चीज कंपनसेशन के लिए एंटाइटल हो जाता है। किससे? उस आदमी से जिसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है, इस काम के लिए। ठीक है, काम कराने के बाद ए 10,000 रुपए नहीं देता है, तो बी को अब क्या मिलेगा? बी को कंपनसेशन भी मिलेगा और 10,000 तो मिलेंगे ही। बी किस चीज के लिए लायबल हो गया? एलिजिबल हो गया, कंपनसेशन के लिए एलिजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि ए ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। ए ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। बात क्लियर है? बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं है? अगर नहीं है तो बात करते हैं फैक्ट्स की। ठीक है, कि फैक्ट्स हमारे हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो फैक्ट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स मेड अ प्रॉमिस टू वाई टू रिपेयर हिज कार इंजन। एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा कार का इंजन रिपेयर कर दूंगा। वाई मेड द पेमेंट फॉर रिपेयर, और वाई ने रिपेयर के लिए पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, एक्स ने प्रॉमिस किया और वाई ने क्या कर दिया? वाई ने रिपेयर के लिए पेमेंट भी कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। ठीक, नाउ आफ्टर द रिपेयर, जब रिपेयर हो गया तो वाई वेंट फॉर अ ड्राइव इन द सेम कार। वाई उस ही सेम कार में ड्राइव के लिए गया कि भाई अब तो एक्स ने रिपेयर कर दिया है। और जब उसने कार को ड्राइव किया तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया। किस कारण से? टायर फूटने के कारण, ड्यू टू द बर्स्टिंग ऑफ द फायर। ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ द टायर के कारण उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है। हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर कोई इंसान किसी को प्रॉमिस करता है, उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है, तो वो इंसान दूसरे इंसान को कंपनसेट करेगा जिसने उसे प्रॉमिस किया था। ठीक है, कि भाई ए ने बी को प्रॉमिस किया था, ए ने फुलफिल नहीं किया, तो ए बी को कंपनसेट करेगा। क्यों? क्योंकि ए ने फुलफिल नहीं किया और बी को प्रॉमिस किया गया था। ठीक है, तो प्रॉमिस, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना। बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि जो x और y है ना, इनके बीच में प्रॉमिस किसके बात का था? CE, कार इंजन के बारे में। कार इंजन के कारण क्या एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट तो टायर के फूटने के कारण हुआ है। टायर से रिलेटेड तो कोई प्रॉमिस था ही नहीं। तो हम ये मान के चलें कि x ने तो अपना क्या किया? x ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। x की तरफ से कुछ भी नहीं है। x को तो क्या सही करने को बोला गया था? x को सही करने को बोला गया था व्हाट? x को सही करने को बोला गया था एक्स को सही करने को बोला गया था कार का इंजन, और कार का इंजन आई गैस उसने सही कर दिया होगा, है ना। इसलिए तो इंजन में कोई खराबी नहीं। अच्छा, नहीं भी किया होगा तो यहाँ कहीं लिखा है क्या कि इंजन में खराबी आई? यहाँ तो ये लिखा कि टायर फूटने से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कंपनसेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है। और अगर नहीं भी किया हो तो हमारे फैक्ट्स में नहीं लिखा। और हमने क्या बोला था कि जो हमारे फैक्ट्स में लिखा है हमें उसे ही सर्वोपरि मानना है, हमें अपने मन से कुछ भी लेकर के नहीं चलना है। तो ए बोल रहा है एक्स विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम वाई इन द फॉर्म ऑफ मनी। भाई एक्स क्यों कंपनसेशन लेगा? कंपनसेशन तो वाई डिमांड कर रहा है। ठीक है, एक्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो बात बचती है कि वाई एंटाइटल है कि नहीं है। ठीक है, तो बात यही है
कि Y जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि Y ने प्रॉमिस किया था कि मैं इंजन रिपेयर करके दूंगा, और उसने इंजन रिपेयर कर दिया है। क्या कर दिया है? उसने इंजन रिपेयर कर दिया है। ठीक है, तो सोल्यूशन भी क्या कह रहा है कि जो Y है वो एंटाइटल्ड नहीं है। Y जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है कंपनसेशन रिसीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कार इंजन के रिपेयर के लिए था, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो टायर मायर सारे चेक करके आपको देगा। ठीक है, जिस चीज के लिए आपने बात करी थी उस चीज के लिए उस बंदे ने आपको सही करके दिया है। अब आपके टायर खराब है, आपने टायर नहीं चेंज कराए थे, उस कारण आप टायर फूट गया, आप ठुक गए, पिट गए, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बात समझ में आ गई? ये तो देखिए प्रिंसिपल को अच्छे से समझिए, वरना अगर प्रिंसिपल हमें समझ में नहीं आता तो हम यहाँ कह देते कि अरे इसने कार का रिपेयर नहीं किया। लेकिन प्रिंसिपल जो हमने अच्छे से समझा, तो प्रिंसिपल में प्रॉमिस की बात हो रही है, और यहाँ पे प्रॉमिस सिर्फ कार इंजन सही करने की है, टायर से रिलेटेड कोई बात नहीं है, या फुल इंस्पेक्शन ऑफ दी कार की बात यहाँ पे नहीं हुई है। क्लियर है बात? तो हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है।